हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू द इंग्लिश फंडा चैनल। सबसे पहले बताइए पेपर कैसा रहा आप सभी का। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पेपर टुडे। अगेन मेरे से अगर आप पूछोगे तो पेपर जो था दैट वाज मॉडरेट टू टफ लेवल। हर टाइम इजी टू मॉडरेट आता है, मैं बोलूँगा इस टाइम थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल था। थोड़ा सा पैटर्न में भी चेंज था, अगर आपने गौर किया होगा देयर वाज अ चेंज इन पैटर्न। थोड़े से वोकैब के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे आपके लिए, आई एम श्योर। सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा वोकैब का कॉम्प्लिकेटेड था सेक्शन, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में इस एनालिसिस, इंग्लिश के एनालिसिस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। मैं लाइव सेशन में इसलिए नहीं आया क्योंकि लाइव में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो हियर इस सेशन में फटाफट आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं। फटाफट देखिए एंड कहीं कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हम उसे एड्रेस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा रहा। अगर इंग्लिश की कट ऑफ की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है इट शुड बी एनीवेयर अराउंड 65 to 70, नॉट मोर देन दैट। ओके, 65 to 70 वो भी फेयर आइडिया है। कोई भी श्योर शॉट एक्सक्यूज मी कट ऑफ आपको नहीं बता सकता। मेरे हिसाब से 65 to 70 कुड बी द कट ऑफ फॉर दिस सीजन। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। मैं जो सॉल्व करने वाला हूं गाइस, ये वाला जो सेट है दिस इज सेट बी। सेट बी सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। सो जिन्होंने भी सेट बी किया था देखिएगा ध्यान से। सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लोज टेस्ट से शुरू किया गया था। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. So first question जो था यहाँ पे कह रहा है banking is dash essential building block to reach greater prosperity. सो पहले ब्लैंक का आंसर होना चाहिए बैंकिंग इज एन एसेंशियल। अगर आपने एन क्लिक किया है, एन सेलेक्ट किया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस वन। बैंकिंग इज एन एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक टू रीच ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी। एसेंशियल लिखा है वॉवल साउंड, इसलिए एन। टू रीच ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर सिस्टम। हेल्प बिल्ड अ बेटर सिस्टम, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आपका आना चाहिए बी। Help build a better system where financial services can create a path out of poverty. So यहाँ पे where बाकी कोई भी सूट नहीं करता। However, big traditional banks often exclude low-income populations dash requirements or by. तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाई मार्क करके आए थे, कुछ लोग आई डोंट नो, आपको कंफ्यूजन था। बट यहाँ पे बाई आप इसलिए नहीं लिखोगे, अगर बाई लिखना ही था तो दोबारा आप यहाँ पे बाई नहीं लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी ना लिखो। जैसे हाउएवर बिग ट्रेडिशनल बैंक्स ऑफन एक्सक्लूड लो इनकम पॉपुलेशंस बाय रिक्वायरमेंट्स और बाय हिस्टोरिकल, तो दो बार नहीं लिखोगे। यू से विथ रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए सी। बिग ट्रेडिशनल बैंक्स ऑफन एक्सक्लूड लो इनकम पॉपुलेशंस विथ रिक्वायरमेंट्स or by using historically discriminatory practices that keep dash low income customers. This, these, where और which, यहाँ पे आप लिखोगे these low income customers. These is correct. Low income customers dash from formal finance. Way, for, away और near, again यहाँ पे according to the context आप लिखोगे away from formal finance. Guys, अगर आपको फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए ताकि साथ साथ आप देख सको क्वेश्चन को जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्दर इट सेज मॉडर्न लाइफस्टाइल्स आर प्रेडिकेटेड डैश डेट। नाउ प्रेडिकेटेड हमेशा टेक्स द प्रेपोजिशन ऑन, जिसका मतलब है ए शुड बी करेक्ट। प्रेडिकेटेड ऑन डेट इज राइट। प्रेडिकेटेड ऑन डेट इफ यू हैव अ स्टेबल एंड रिलायबल इनकम, हैव अ बैंक अकाउंट विथ एक्सेस टू अ रेंज ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे 7th ब्लैंक में आपका आना चाहिए डी, रेंज ऑफ समथिंग। आई हैव अ रेंज ऑफ मोटरसाइकिल्स, सो रेंज के साथ हमेशा ऑफ लिखोगे। सो रेंज ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यू कैन मैनेज योर डेट्स एफिशिएंटली। दिस डैश व्हाट द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज फॉर।
दिस इज वॉट, दिस इज वॉट द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज फॉर। तो यहां पे हैज नहीं लिख सकते, दिस हैज वॉट, दिस वॉज वॉट, दिस मीन्स वॉट, नहीं। सो दिस इज वॉट द एंटायर फाइनेंशियल, इसी कारण से पूरे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। बट डेट डैश लाइफ टाइम ट्रैप इफ यू डोंट हैव इजी एक्सेस। तो यहां पे आप लिखोगे डेट बिकम्स अ लाइफ टाइम ट्रैप। सो ए इज करेक्ट, डेट बिकम्स अ लाइफ टाइम ट्रैप इफ यू डोंट हैव इजी एक्सेस टू दीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ओके, यहां पे लास्ट वाले ब्लैंक में 10th में आने चाहिए डी विच इज दीज। कमेंट करके बताइएगा इस सेक्शन में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर पाए। Even if you've scored a 7 or an 8, that's a good enough score in the closed test section. Not a problem. बिल्कुल चिंता मत करिए। आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स क्वेरीज गाइज, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करने आया हूँ तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं घुसूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम देके आप काफ़ी टायर्ड रहोगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों में नहीं जाऊँगा। कई लोग क्यूरियस रहते हैं कि सर आंसर बता दो, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन द सेशन एंड क्रॉस चेक वेदर यू आंसर्ड देम करेक्टली। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। prepositions and determiners का सेक्शन था ये। prepositions and determiners, you had to actually select the correct preposition and determiner this section. Rahul must have received the dues dash now, by, till, for और to। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए by। अब तक, ओके, अब तक जब भी आप बोलते हो तो वहां पे by लिखना चाहिए। राहुल को उसके ड्यूज मिल जाने चाहिए अब तक, अभी तक। टिल का मतलब सिंपली तक होता है। ओके, लाइक आई वर्क इन द ऑफिस टिल 6 PM, 6 बजे तक काम करता हूं। तो टिल से ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे बाई है। कई लोगों को कंफ्यूजन इन दोनों में हुआ होगा, बट बाई इज मोर अप्रोप्रिएट। राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड द ड्यूज बाय नाउ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम डैश यू फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विथ बाय, फॉर और टिल। सो इसमें भी आपको आई गेस कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते आए हो। A is absolutely right. How many students have come along with you for the program is right. Next question पे चलते हैं। You need to make others feel that you are second dash none. इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें दूसरों को ये बताना चाहिए कि तुम और किसी से भी कम नहीं हो। So you are second to none. मैं किसी से कम नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं I am second to none. Okay? सो बी इज एब्सोल्युटली राइट। जिसने भी 2 सेलेक्ट किया था सही थे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट ऑन द हॉर्न्स ऑफ डैश डिलेमा, द, सम, अ और फ्यू। सो यू से हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा, ये एक कहावत ही है। ओके, ये एक कहावत है। हॉर्न्स ऑफ अ नहीं, हॉर्न्स ऑफ द, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए अ। स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, यही कहावत है। द नहीं लिखते, यहाँ पे अ लिखते हैं। हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा मतलब दुविधा में फंस जाते हैं वो कई बार। सो सेइंग गोज, द सेइंग इज आई एम कॉट इन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। द नहीं, सम नहीं, फ्यू नहीं। ए इज करेक्ट। जिसने भी सी सिलेक्ट किया था सही थे, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिड डैश फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस द वोटिंग वेंट ऑन वेल। मतलब कुछ इंसिडेंट्स हुए थे वायलेंस के, बाकी वोटिंग बहुत ठीक, मतलब अच्छा गया। सो सम इंसिडेंट्स, देयर वर सम इंसिडेंट्स। सो सम को अगर आपको बोलना है तो सम विल बी ऑलवेज अ फ्यू। अ फ्यू और फ्यू में क्या फर्क है मैंने पहले भी बताया है। फ्यू मतलब नहीं के बराबर, अ फ्यू मतलब सम या कुछ। सो द करेक्ट आंसर शुड बी अमिड, शुड बी ए, अमिड अ फ्यू इंसिडेंट्स। यहां पे फ्यू ऑलरेडी लिखा है ना, तो ए लिखोगे। अमिड अ फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस द वोटिंग वेंट ऑन वेल। अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम। ओके, सो इसे अमिड अ फ्यू इंसिडेंट्स, यहां पे ऑलरेडी फ्यू लिखा है तो आप सम फ्यू तो लिख नहीं सकते, नो आर्टिकल भी नहीं लिख सकते, जिसका मतलब हो जाएगा नहीं के बराबर। एंड भी नहीं आ सकता क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है। So it's amid a few incidents of violence, the voting went on well. So the correct answer is A. जिसने भी A select किया था बिल्कुल सही थे, well done. Next question. Here goes. Dash University is a place for thinking and learning. यहाँ पे correct answer होगा a university is a place for thinking and learning. Now university में कुछ लोगों को लगा होगा कि सर and क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि U तो vowel है, but याद रखो यूनिवर्सिटी जब आप प्रोनाउंस करते हो आपका य साउंड आता है, द साउंड ऑफ अ वाई।
यह साउंड जैसे ही आता है आप कभी भी वहां पे वॉवल नहीं लिख सकते, आपको कॉन्सोनेंट मतलब आप एन नहीं लिख सकते, आपको ए ही लिखना पड़ेगा। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन कंट्री, यह साउंड इज दैट साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट नॉट अ वॉवल। तो इसलिए ए यूनिवर्सिटी। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा द क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहां पे द भी नहीं लिखोगे। So simply say a university is a place for thinking and learning. A is right. Next question. Education is a manifestation of dash perfection already in man. तो यहां पे आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 17 में होना चाहिए बी। एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। द परफेक्शन। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Question number 18, entry dash the building was restricted due to the COVID-19 pandemic. Now, इन चारों में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता होगा शायद, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि एंटर के साथ इनटू नहीं लगता, बट याद रखो एंटर एक्चुअली में वर्ब है। सो एंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा जब एंटर वर्ब के तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप एंट्री बोलते हो, एंट्री एक वर्ब नहीं है, एंट्री इज अ नाउन, और इस नाउन के साथ आप इनटू लगा सकते हो। तो जिसने भी ए सिलेक्ट किया था बिल्कुल सही थे इस क्वेश्चन के लिए। एंट्री इनटू द बिल्डिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंजीत हैज बीन इलेक्टेड एज डैश लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस। यहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली यू से ही हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर। ही हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस। यहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर एज कैसे आ गया? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इलेक्टेड के साथ एज आ सकता है, एक्टिव वॉइस में नहीं आ सकता। ओके, द ग्रुप इलेक्टेड रंजीत द लीडर। ओके, वहां पे एज नहीं आता, पैसिव में एज आ सकता है, और यहां पे द आना चाहिए। रंजीत हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड डैश द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। सो यहां पे मैं ड्रॉप जोन की बात कर रहा हूं। वॉज ड्रॉप जोन इज द साइट, उस साइट की बात कर रहा हूं कि कहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। सो सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। सो इसे इन द ड्रॉप जोन, बाई, एट, विथ सारे गलत है। ओके, इन द ड्रॉप जोन। ओके, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पे आते हैं। ही डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हैव बीन, हैज बीन, इज और हैड बीन। सो क्या होना चाहिए? मैंने पहले भी आपको बताया है, सिंस या फॉर का प्रयोग आप जब भी करते हो, वेन एवर यू टॉक अबाउट सिंस और फॉर टू शो ड्यूरेशन, आप हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखोगे। तो ही के हिसाब से क्या होना चाहिए? ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन वेटिंग इज करेक्ट। Next question, if a time machine dash you anywhere for one day, where would you go? Okay, so obviously whenever you talk about unreal situations, guys, ये चीज मैंने पहले भी बताया है, whenever you talk about unreal situations, imaginary conditions, unreal situations, imaginary conditions की आप जब भी बात करते हो, हमेशा आप past लिखते हो। So if a time machine could take you anywhere for one day, where would you go? यहाँ पे कुड ही आना चाहिए। मे, विल, शैल, ये सब प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज करते हैं, और अनरियल सिचुएशंस, इमेजिनरी कंडीशंस में आप हमेशा पास्ट मॉडल्स लिखते हो। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू प्रपोज इज डैश। ऑन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन, वेयर द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट यू प्रपोज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। जो भी तुम प्रपोज कर रहे हो ये पॉसिबल ही नहीं है। इफ समथिंग इज नॉट पॉसिबल, यू से इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो डी इज एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 24, द कैंपेन इज इन डैश, फुल स्विंग, फुल ऑफ सर्कल्स, फुल लेंथ, फुल मोड। सो इसे फुल स्विंग। द कैंपेन इज इन फुल स्विंग का मतलब कैंपेन पूरा जोरों शोरों से चल रहा है, जोर शोर से चालू है। सो फुल स्विंग, ए इज एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइफ हैज बीन थ्रोन डैश ड्यू टू द वेदर कंडीशंस इन द सिटी। इन द गियर, आउट ऑफ गियर, अबाउट और इन स्पिरिट्स। करेक्ट आंसर इज आउट ऑफ गियर। लाइफ हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर ड्यू टू द वेदर कंडीशंस इन द सिटी। समथिंग हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर का मतलब सारी चीजें उथल पुथल हो गया।
कोई चीज़ जो नॉर्मली चल रहा था वो सारी चीज़ें अचानक से रुक गया या उथल पुथल हो गया, तो दैट इज़ आउट ऑफ गियर। जैसे ही लॉकडाउन आपको याद होगा, व्हेन द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड एवरीथिंग वाज थ्रोन आउट ऑफ गियर, सारी चीज़ें रुक गई, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग स्टॉप्ड कंप्लीटली, सो लाइफ वाज थ्रोन आउट ऑफ गियर। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। लाइफ हैज़ बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर ड्यू टू वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस के कारण लाइफ हैज़ बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैड ही टोल्ड मी द न्यूज बिफोर हैंड आई डैश केयरफुल एंड सेव माई मनी, शुड हैव बीन, हैड बीन, विल बी, वुड हैव बीन। सो करेक्ट आंसर इज अगेन डी, कंडीशनल सेंटेंसेस, थर्ड कंडीशनल जिसकी हम बात करते हैं, जहां पे इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता है। हैड ही टोल्ड मी का मतलब यही हुआ, इफ ही हैड टोल्ड मी द न्यूज बिफोर हैंड आई वुड हैव बीन केयरफुल। सो डी इज एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 27. He feels that he has been dash, taken for granted, taken as granted, taken for ease, or taken in it. So correct answer is A. He has been taken for granted. If someone is taking someone for granted, जिसका मतलब हुआ वो उसको ऐसे मान के चल रहा है कि यार चलो यार इसके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है, वो बुरा नहीं मानेगा। That is taking someone for granted. मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपके हुए लग रहे हैं लगता है आज। Anyways. Okay, next question. He has the dash touch of a maestro. क्या होना चाहिए? He has the dash touch of a maestro. The correct answer is silken touch of a maestro. Silken touch मतलब उसको एक maestro कौन होता है? जो किसी भी particular art form में expert हो. So he has the silken touch. उसको एक touch है, उसमें एक प्रकार का equality है maestro होने का. So silken touch ही बोलते हैं. He is one of the dash in the country, well-known journalist, well-known journalist, well-renowned journalist or journalist. So the correct answer is A. He is one of the well-known journalists in the country. One of के बाद obviously हमेशा plural लिखते हैं. So he is one of the well-known journalists in the country. A is absolutely right for this question. अगला question है, the population of Mumbai and Delhi is greater than dash city in India. So यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑल अदर तो लिख नहीं सकते, ऑल अदर लिखने पर सिटीज लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे? एनी अदर सिटी इन इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मतलब एनी अदर सिटी क्यों लिखोगे? अदर लिखने की क्या जरूरत है? बिकॉज यहाँ पे आप मुंबई और दिल्ली को एक्सक्लूड कर दोगे। ओके, इट्स ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखते चलिए हर एक सेक्शन में कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं गाइस। लिख के रखिए साइड में, कॉपीज में, क्वेश्चन पेपर पे ही लिख के रखिए, बाद में ऐड कर लेना कि आपका कट ऑफ कितना आप अपना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, बिफोर आई मूव ऑन गाइस, बता दूं, हम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2023 वी आर लॉन्चिंग अ स्पेशल बैच विच इज अ लाइव बैच, लाइव कोर्स for CDS 2023 aspirants. Okay, it's starting on the 12th of September and the batch will end on the 15th of February. In-depth comprehensive course है. The course fees is 7,500 but you'll get it in just 4,999 for starters. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। This batch will be taken by Vinod sir and Naveen sir both. Okay, आगे बढ़ते हैं। Usage of paired words. ओके, ऐसे ये वाला जो सेक्शन है, दिस वाज न्यू इन दिस सीजन। पिछले CDS के सीजन्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे गए थे अभी तक। ओके, ये सीजन में याद रखना, ये एक नया पैटर्न देखा गया है, तो इसको याद रखना। ओके, सो ये वो कैब का ही सेक्शन है, पेयर्ड वर्ड्स। मैंने बीच बीच में डिस्कशन किया है कि इनमें, इन दोनों में एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं लेकिन डिफरेंस क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 31, perspicacity and perspicuity. Perspicacity and perspicuity, इन दोनों में फर्क क्या है? The correct answer should be A. Perspicacity means ability to discern. Ability to discern means ability to notice. And perspicuity means lucidity of expression. Lucidity of expression means clarity. Okay, lucidity of expression means clarity of expression. Okay, so that's the difference. Perspicacity means ability to discern and perspicuity means lucidity of expression. So A should be the correct answer to this one.
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, इन दोनों में सही आंसर क्या होना चाहिए? फॉर क्वेश्चन नंबर 32 द करेक्ट आंसर इज बी। कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, किसी को खुश करने की एक उत्सुकता होना, एंड कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट, किसी चीज को मतलब एक तरह से समझो कि नॉट बॉदरिंग मच, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, दैट इज कॉम्प्लेसेंट। ओके, अगला कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, एक है आई के साथ, एक है ई के साथ। सो इन दोनों में बेसिकली करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका सी इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, किसी का तारीफ करना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल विथ, okay, to complete one another, complete another, that is complement. So that's the difference in meaning. Question number 33 का होना चाहिए C. okay, 34 यहां पे मिसिंग है गाइस, क्वेश्चन 34 इज मिसिंग, बट 34 का भी मैं आंसर दे दूं। वर्ड था आपका डिफाई एंड डाइफी, ये दोनों, डिफाई एंड डाइफी ये था, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। एक बार चेक कर लेना। 34, क्वेश्चन नंबर 34, जो डिफाई और डाइफी है यहाँ पे आ नहीं पाया ड्यू टू सम रीजन, वो मिस हो गया शायद, तो उसका आंसर होना चाहिए ए। एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होना चाहिए डी। इवोक का मतलब होता है एलिसिट रेस्पॉन्स, किसी से कोई रेस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करना, और इन्वोक का मतलब होता है कॉल अपॉन थ्रू एन अपील, किसी को बुलाना, और टू कॉल समवन थ्रू प्रेयर्स, दैट इज इन्वोक। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। तो 35, इवोक मीन्स एलिसिट रेस्पॉन्स, इन्वोक मीन्स कॉल अपॉन थ्रू एन अपील, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, सिंपैथी और एम्पैथी, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। सिंपैथी और एम्पैथी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। सिंपैथी मीन्स शेयरिंग अनदर्स फीलिंग्स एंड एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग अनदर्स फीलिंग्स, दूसरों से एक तरह से सांत्वना दिखाना, दैट इज सिंपैथी। अपने आप को दूसरे के तरह महसूस करना कि वह क्या महसूस कर रहा है, दैट इज एम्पैथी। ओके, सांत्वना देना सिंपैथी, लेकिन खुद को उसके जगह पे डाल के महसूस करना कि वो क्या फील कर रहा है, दैट इज एम्पैथी। सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, इसमें फर्क आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री, किसी चीज को स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सक्लूड, किसी चीज को बाहर रखना, दैट इज एक्सेप्ट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। आगे है रिवॉर्ड एंड अवार्ड। रिवॉर्ड एंड अवार्ड में फर्क यह होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। रिवॉर्ड इज द प्राइज फॉर रिकग्निशन, कोई चीज आप किए हो उसको रिकग्नाइज करके रिवॉर्ड दिया जाता है, एंड अवार्ड इज द कंपेंसेशन फॉर एफर्ट, किसी ने कोई एफर्ट लिया है उस चीज को कंपेंसेट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रिवॉर्ड एंड अवार्ड। ओके, 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 किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा गाइस। मैंने आंसर्स एज फार एज पॉसिबल मैंने एक्यूरेट रखने की कोशिश की है, बट कुछ क्वेश्चंस में आंसर्स अगर आपको कुछ और लगता है तो दैट इज श्योरली डिबेटेबल। ऐसा नहीं है जो मैंने बता दिया वही फाइनल आंसर। मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से एज फार एज पॉसिबल आई हैव गिवन यू द एक्यूरेट आंसर। If you have any confusion with any answers, comment in the comment section. We will debate on it. We will discuss that. Emigrate on and immigrate. इन दोनों में क्या फर्क है? The correct answer is D. Emigrate means to leave for another country. दूसरे कंट्री के लिए चले जाना। दूसरा कंट्री अगर इंडिया छोड़ के कोई बाहर देश जा रहा है तो he is emigrating. और immigrate means arrive to another country. अगर बाहर से कोई यहाँ पे आ रहा है तो that is immigrate. That's the difference. So D is the answer to this question. अगला है इमोलेट एंड एम्यूलेट। इमोलेट एंड एम्यूलेट, द करेक्ट आंसर शुड बी सी। इमोलेट मीन्स टू बर्न, डिस्ट्रॉय करना, जनरली बर्न करके, जला के, दैट इज इमोलेट। एंड एम्यूलेट मीन्स टू सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब ही होता है इमिटेट करना। सिमुलेट का मतलब ही होता है इमिटेट करना, किसी को कॉपी करना। सो इमोलेट मीन्स टू बर्न and emulate means to simulate. That's the difference between the two. So C should be the correct answer for question number 40.
आगे बढ़ते हैं हमारे चहेते स्पॉटिंग एरर्स वाले सेक्शन में। सो यहाँ पे देखते हैं कि एरर कौन से पार्ट में है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ऑफिस। मेरे हिसाब से यहाँ पे एरर पार्ट ए में होना चाहिए, यू कैन नॉट हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल, यू जनरली टेक अ स्ट्रोल। चलो चलते हैं। स्ट्रोल मतलब क्या होता है? अ कैजुअल वॉक, टहलने जो जाते हैं ना, टहलना जो कहते हैं, दैट इज अ स्ट्रोल। सो लेट्स हैव अ स्ट्रोल, लेट्स हैव अ वॉक ऐसे नहीं बोलते, लेट्स टेक अ वॉक और लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ स्ट्रोल, लेट्स टेक अ स्ट्रोल। सो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ए पार्ट में होना चाहिए। हैव इज रॉन्ग, द यूसेज ऑफ हैव, द करेक्ट आंसर शुड बी टेक। नेक्स्ट, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। यहां पे मेरे हिसाब से सी पार्ट में एरर होना चाहिए, यहां पे ही लाइक्स लिखने की जरूरत नहीं है। अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री, दैट्स ऑल। अगर आप ऐसे लिख देते हो अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही, तो यहां पे आप मोर देन का कंपैरिजन ज्योग्राफी का ही से कर रहे हो ना, यू कंपेयरिंग ज्योग्राफी विथ ही, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कैन नॉट कंपेयर ज्योग्राफी विथ ही, इसलिए ही लाइक्स को हटाओ, देन द कंपेरिजन इज बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सो यस, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री, दैट्स ऑल। कीप इट एज सिंपल एज दैट। सो सी पार्ट में एरर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल द सोलर एनर्जी हैज ग्रैब्ड द स्पॉटलाइट, विंड पावर टू हैज बीन मेड स्टेडी प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। तो यहाँ पे एरर पार्ट बी में है, यहाँ पे पैसिव लिखने की जरूरत नहीं है। While the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has made steady progress. Wind power has made, has been made passive हो जाता है, तो passive में लिखने की जरूरत नहीं है। Error is in part B in this one. Next question. Pride brings a great dealing of vanity and egoistic inflation. It brings a great dealing नहीं, it brings a great deal. काफी हद तक. You say it brings a great deal of vanity and egoistic inflation. A great deal of. You cannot say a great dealing of. Okay, so B part में error है question number 44 में. Persuasion happens only when someone takes a stand from which he has unwilling to move. Which he has unwilling? नहीं, which he is unwilling to move. So persuasion happens only when someone takes a stand from which he is unwilling to move. ऐसा कोई stand ले ले और जहां से वो हिलने को बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं हो, तभी आपको उसे persuade या मनाने की जरूरत पड़ती है. That's the meaning of the sentence. From which he is unwilling to move. He is unwilling to move from the stand he takes. So is होना चाहिए, error is in part C. Next question, the food consumed is converted on the body into glucose. It's converted on the body? नहीं, it's converted in the body. Body के अंदर जाके ही वो convert होता है ना, body के ऊपर बैठ के तो food convert नहीं होता है. So the food consumed is converted in the body into glucose. So B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्स वन टू फास्ट ओवरनाइट आफ्टर विच द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज मेजर्ड। ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने नो एरर किया होगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे सी पार्ट में एरर होना चाहिए, एरर इज इन पार्ट सी, क्योंकि यहाँ पे फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होता है? ब्लड शुगर की आप शुगर लेवल की आप बात कर रहे हो, तो ब्लड शुगर इज नॉट द फास्टिंग, है कि नहीं? So simply लिखो this testing method requires one to fast overnight after which the blood sugar level is mentioned. What is fasting blood level? Fasting person या fasting patient हो सकता है. The blood sugar level is not fasting. So मेरे हिसाब से यहाँ पे C में होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा usage वहाँ पे गलत है, fasting वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी. So C should be the answer to this question. आगे बढ़ते हैं. Multiple research studies have laid emphasis on the importance of walking to improved ग्लूकोज कंट्रोल. तो यहाँ पे अगेन एरर इज इन पार्ट सी. यहाँ पे 2 लिखा है, 2 इन्फिनेटिव होना चाहिए, आपने सुना होगा 2 + V1. सो मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हैव लेड एम्फोसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इम्प्रूव, डी नहीं आएगा, टू इम्प्रूव ग्लूकोज कंट्रोल. सो एरर इज इन पार्ट सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स. यहाँ पे एरर मुझे लगता है सी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स लिखा है. This also allows individual writers to play his नहीं, to play their, pronoun based error, क्योंकि writers plural में है ना. अगर writers plural में है तो क्या लिखोगे? To play their strengths, not his strengths. Next question, as a screenwriter there are broadly speaking 2 kind of jobs in the film world. Again error is in part C. यहाँ पे 2 kind नहीं लिखोगे, जैसे ही 2 लिख रहे हो आपको लिखना पड़ेगा 2 kinds of jobs.
2 kinds of jobs in the film world. अगेन कमेंट करके बताइएगा कि एरर स्पॉटिंग में क्या कितना स्कोर किया आपने. इफ यू स्कोर्ड a 7 8 here also, 7 or 8, that's okay, absolutely okay. Okay, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना था हर एक क्वेश्चन में. सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल which paved the way for non-violent struggle for other centuries in the 20th century. यहाँ पे which क्या है? Which is basically a relative pronoun. Who, whom, whose, which, that मैंने पढ़ाया भी है regular sessions में. These are called relative pronouns. So which is a relative pronoun here. Next question कह रहा है, where there is peace for some time there will be prosperity. यहाँ पे कई लोगों ने interrogative mark किया है, but in fact this is an adverb, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. यहाँ पे एक कहावत है, कह रहा है वेयर देयर इज पीस, जहां भी पीस है. दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो द करेक्ट आंसर इज बी. दिस इज एन एडवर्ब. वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी. सो बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगला कह रहा है, अलास वी हैव बीन डिफीटेड. अलास क्या है? अलास इज बेसिकली एन इंटरजेक्शन. जिसने भी सी मार्क किया था इस क्वेश्चन में, दे वर एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस वन. वेल डन. आगे बढ़ते हैं. 53 54. अ जीरो इज अ जीरो ऑलवेज. यहाँ पे ऑब्वियसली आर्टिकल लगा है इसके पहले, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि जीरो इज अ नाउन. कैन नॉट बी अ कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन क्या होता है? ब्लैक बोर्ड, स्विमिंग पूल, ये सब कंपाउंड नाउन्स हैं जो मल्टीपल वर्ड्स नाउन की तरह काम करते हैं. सो यहाँ पे दिस इज सिंपली अ नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मे यू बी ब्लेस्ड विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. व्हाट इज ऑल हियर? नाउ सिंपल लॉजिक समझिए. थिंग्स इज अ नाउन, गुड इज एडजेक्टिव, and all, नहीं, the correct answer should be here adverb. Yes, all जो है वो good के बारे में बता रहा है, तो I call this an adverb. So may you be blessed with all good things in life. So all will actually be an adverb here. Verb, noun, pronoun तो हो नहीं सकता, तो all is an adverb. जिसने भी adverb mark किया था, absolutely correct. Next question. The lake is one of the more beautiful ones in the country. The lake is one of the more beautiful ones. What is beautiful? Indeed, it is an adjective. Quantifier हो नहीं सकता. Quantifier क्या होता है? जो numbers को बताए या quantity को बताए. So beautiful is giving the quality. So this is basically an adjective here. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty को आप क्या मानोगे? You call this an uncountable noun. Obviously, honesty is an abstract noun, and abstract nouns are generally uncountable. So honesty को आप uncountable मानोगे. D is the correct answer to this question. Next question कह रहा है, there is many a slip between the cup and the lip. यहाँ पे between क्या है? Between is basically a preposition in this question. There's many a slip between the cup and the lip. Between is a preposition in this question. Next question. Ravi and Megha reached first, but Guha and Savi finished third. What is but here? But is basically a conjunction. But is a conjunction. गाइस याद रखें, जनरल स्टडीज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको संदीप बंसल सर लेके आएंगे अपने चैनल पे. ओके, रात में 9 बजे. सो प्लीज कनेक्ट, दैट विल बी अ लाइव सेशन. ओके, बट इज अ कंजंक्शन हियर. ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर इन द स्कूल. व्हाट इज द इज बेसिकली एन आर्टिकल, और आर्टिकल को आप क्या कहते हो? डिटरमाइनर्स कहते हो. आर्टिकल को क्या कहते हो? डिटरमाइनर्स कहते हो. तो बेसिकली द इज एक्चुअली अ डिटरमाइनर विच इज एन आर्टिकल. बिफोर आई मूव ऑन गाइज बता दूं, पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2023, आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है. वी आर लॉन्चिंग अ लाइव बैच फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा. इट्स लॉन्चिंग ऑन द 12th of September 2022, ends on 15th February 2023. Link is there in the description. You can enroll and join this batch. For CDS 2023 live sessions, the fee is 7,500, but you'll get it in 4,999 right now. But book is also included with this particular course. आगे बढ़ा जाए. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस. चलिए, इसका तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बता देता हूं. अगर कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है, क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट आंसर शुड बी C फॉर दिस वन. SQRP. Now कैसे बता दूं? A licensee who wants to surrender his license shall apply in form 10 to the licensing officer. Okay, उसके बाद आना चाहिए S.
The application shall be accompanied by a declaration of stock in Form 5. Form 10 के साथ Form 5 भी होना चाहिए. Then Q, if the licensing officer is satisfied, he may accept the surrender. अगर वो फॉर्म देख के satisfied है, वो accept. Chronology समझिए. Accept the surrender. उसके बाद R, the license shall be deemed to have been terminated from the date of such acceptance. वो accept जैसे ही कर लिया, उसी दिन से ये लाइसेंस को terminated माना जाएगा. उसके बाद P, this shall not entitle the licensee to any compensation by way of license fee in any form. इसके बाद उसको कोई भी लाइसेंस फी या कोई भी कंपनसेशन फी नहीं देना होगा. और लास्ट में द लाइसेंसी हु हैज सरेंडर्ड हिज लाइसेंस शैल बी अलाउड टू सेल द एंटिक्विटीज डिक्लेयर्ड टू अनदर लाइसेंसी और अ रिकॉग्नाइज्ड म्यूजियम इन इंडिया. सो SQRP एब्सोल्युटली सी शुड बी द करेक्ट आंसर. जिसने भी सी मार्क किया है तो सही थे इस क्वेश्चन के लिए. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपका होना चाहिए ए, विच इज QRPS. क्यों? अगेन समझिएगा लॉजिक. हरियाणा हैज अचीव्ड द सेकंड रैंक अमंग स्टेट्स इन लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. लीड्स 2021 रिपोर्ट. उसके बाद आएगा Q, द स्टेट हैज टेकन अ लीप फ्रॉम द 6th ओवरऑल पोजीशन इन द प्रीवियस इवैल्यूएशन. उसके बाद आना चाहिए R, द इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग. ओके, पहले 6th में था, अब 2nd में आ गया है. अब ये क्या हुआ है? इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स फोकस इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट्स इन इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद P, दिस मेक्स हरियाणा अ टॉप परफॉर्मर इन द नॉर्दर्न क्लस्टर ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट्स. उसके बाद लास्ट में S, द रिपोर्ट एम्स टू इवैल्यूएट एंड रैंक स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर लॉजिस्टिक्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन. लास्ट में लीड्स फ्रेमवर्क इवैल्यूएट स्टेट्स UTs on 21 indicators including 17 perceptions and 4 objectives based indicators. So QRPS should be correct according to, in my opinion here. Okay, next one. Question number 63. Question number 63 का आंसर होना चाहिए C guys, which is SRPQ. Why? ध्यान से समझिएगा. Wind power is an exhaustible source of clean energy. उसके बाद आएगा S. One expert calls wind generation the fastest growing electricity producing technology in the world. उसके बाद R, much of the growth was in Europe, where most of the world's 17,000 megawatts of wind power is generated. उसके बाद आना चाहिए P. Okay, during the last decade, power production from the wind increased more than 25%. Okay, although the cost of electrical wind energy, नहीं गाइज, इसमें मैंने शायद C किया था. 63 का C होना चाहिए. राइट, 63 का C होना चाहिए गाइज, माय बैड. C इज करेक्ट. हाँ, C ही लिख रखा था, मैंने आपको B बता दिया. C शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63. क्यों बता रहा हूँ? देखो, क्योंकि R आ रहा है ना. मच ऑफ द ग्रोथ वॉज इन यूरोप वेयर मोस्ट ऑफ वर्ल्ड 17,000 मेगावाट्स ऑफ विंड पावर इज जनरेटेड. यूरोप की बात करें और लास्ट सेंटेंस में लिखा है एज एग्जाम्पल्स 13% ऑफ डेनमार्क्स पावर, मोर देन 20% ऑफ नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी सप्लाइड बाय द विंड. ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं. इस कारण से R लास्ट में आना चाहिए. तो इस हिसाब से QSPR पे मैं आया था. विंड पावर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी. उसके बाद आएगा Q, ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द विंड डिपेंड्स ऑन फेवरेबल साइट्स फॉर द लोकेशन ऑफ विंड टर्बाइंस, विंड पावर इज ऑलरेडी कॉस्ट competitive with power produced from fossil fuels. उसके बाद S, one expert calls wind generation the fastest growing electricity producing technology in the world. उसके बाद P, during the last decade power production from the wind increased more than 25%. उसके बाद यूरोप वाली बात और बाद में यूरोपियन कंट्रीज वाली बात. So QSPR C is the correct answer to this question. Okay, I apologize, B बोल दिया था, B is wrong, C should be right. Next question, question number 65. 64. क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होना चाहिए A, इन माई ओपिनियन, RPSQ. एजुकेशन इट इज़ बिलीव्ड इज इनसेपरेबल फ्रॉम आवर सोसाइटल एस्पिरेशंस. उसके बाद R, क्योंकि एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं. एज दीज एस्पिरेशंस वर्ल्ड व्यूज अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद द चेंजिंग टाइम्स, सो डज द मीनिंग फॉर एजुकेशन. उसके बाद आएगा P, एजुकेशन एज मैनी वुड आर्ग्यू वॉज फॉर रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट एंड द एब्सोल्यूट. उसके बाद S, इट वॉज, यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इट वॉज टू ओवरकम द फाइनाइटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑल अर्थली टेम्पटेशंस एंड डिजायर्स. और लास्ट में Q, इन एंशिएंट टाइम्स फॉर एग्जाम्पल देयर वाज डिस्टिंक्टिव स्पिरिचुअल मीनिंग एसोसिएटेड विद एजुकेशन
एंड लास्ट में, but for a model technical mind, this preoccupation with supreme spiritual knowledge might not hold such fascination. So RPSQ, if you mark that, absolutely right for this question.